कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन करते वक्त मैं जो हमारे कॉलेजों में नए छात्र आते हैं और जो पढ़ रहे हैं उनसे ये अनुरोध करूँगा कि आप ये ध्यान रखें, जब हम कंपेयर करते हैं देशों के बीच में उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, तो हमेशा याद रखें कि आधुनिक समय में जो देश हैं उनके कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। चाहे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, सेमी पार्लियामेंट्री फॉर्म हो, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, सऊदी अरेबिया जैसी मोनार्की हो, चाइना जैसे एक पार्टी का कम्युनिस्ट रूल हो, ऐसे वेरिएशन और ऐसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वहाँ अलग अलग हो सकते हैं। तो एक लेवल पे हमें उन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ता है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के पीछे छुपे हुए जो हिस्टोरिकल फोर्सेस है, जो सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल जो फोर्सेस उनके पीछे बैकग्राउंड में जो काम कर रही हैं, जिसके ऊपर वो इंस्टीट्यूशन प्लांट किए गए हैं, को लगाया गया है, क्या वो नीचे से उभर कर आए हैं खुद? या जो कॉलोनियल रूल में जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रियां गुलाम हुई थी, उनके वो गोरे कंट्रीज़ की गुलाम रही, तो वहाँ से आज़ाद होने के बाद उन्होंने उन्हीं भूतपूर्व शासकों के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के नाम पर जो इंस्टीट्यूशन थे उनको लिया और अपने देशों में चेप दिया। तो क्या वो जो बाहर से लाया गया पौधा, जो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी जो भी वहाँ इम्प्लांट की गई उन धरतियों पर, क्या वो वहाँ के जो धरती के जो मूल स्वरूप है, जो उनका मूल कल्चर है, क्या उसके साथ वो टैग हो पाई है? क्या उनके बीच में कोई सिनर्जी बन पाई है? इस चीज़ का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है जब हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में चलते हैं, कि एक तो वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो वहाँ के बने हैं, जिसको हम सामने देख पाते हैं कि ये यहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये इस तरह से अस्तित्व में आती हैं, ये संविधान बना, इस तरह से उनको आज़ादी मिली। दूसरा, जो ब्रॉडर फोर्सेस उनके नीचे कल्चर और हिस्ट्री की जो ब्रॉडर फोर्सेस सोशो इकोनॉमिक पैटर्न पे चल रही थी, क्या उनके साथ उनका कॉम्बो है? क्या वो इंस्टीट्यूशन फ्रांस की तरह नेचुरली ग्रोन है, यूके की तरह नेचुरली ग्रोन है, या इंडिया की तरह बाहर से इम्प्लांट किए गए, पाकिस्तान की तरह बाहर से इम्प्लांट किए गए, या अफ्रीका के मैक्सिमम देशों में बाहर की जो कॉलोनियल रूलर आए उन्होंने इम्प्लांट किए, उस तरह से चलें? अगर इम्प्लांट भी किए तो क्या उन इम्प्लांट इंस्टीट्यूशंस की जो वैल्यू वेस्ट में थी, क्या वो अफ्रीका में आकर के क्या वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम उसी नॉर्म पे चल पा रहा है? स्पेशली जबकि अफ्रीका का सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग है, उनके लोगों का एथोस अलग है, तो क्या वो कर पा रहा है? तो उस चीज़ को भी हमें देखना होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं। और हमें इसमें बेसिकली कोशिश ये है कि किस तरह से डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में, डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में मानव का पॉलिटिकल बिहेवियर बदल जाता है, कैसे डिफर हो जाता है, और क्या इंस्टीट्यूशन के अलग होने के बावजूद भी और सोशो कल्चरल बैकग्राउंड अलग होने के बावजूद भी उनके बीच में क्या पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी है, क्या पॉइंट ऑफ सेमनेस है, वो भी उसमें देखी जाती है। क्योंकि बेसिकली हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में रहे हैं, किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से आए हैं, पर हैं तो हम मानवी। तो ये भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के माध्यम से हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प मिलती है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमें ये भी दिखाता है कि क्यों कुछ देश जो है वो आज भी गरीब हैं, और कुछ देश जो है कुछ सालों में ही अमीर हो गए। कुछ देशों को हिस्टोरिकली, कॉलोनियली बहुत टाइम लगा और उन्होंने अपने को ग्रो कर लिया। तो इसके पीछे क्या कारण है? और किस तरह से देशों के आपसी ट्रेड हैं और जो दूसरे रिलेशनशिप है, वो किस तरह से उनके ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो कुछ हद तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अपना डोमेन शेयर करता है इंटरनेशनल रिलेशन के साथ भी, जहाँ तक एक देश का दूसरे देश से सीखने का जो संबंध है, वो वे दोनों सब्जेक्ट आपस में अपना डोमेन, अपना जो दायरा है, शेयर भी करते हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और विशेषकर जो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया ये 50s में, ये वही वेस्टर्न वर्ल्ड की हीजीमनी को दिखाता है कि आपको हम आज़ाद तो कर रहे हैं, पर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि जो ये हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ये जो राष्ट्रपति का पद है, ये जो संविधान की व्यवस्था है, ये जो लेजिस्लेचर की व्यवस्था है, इसको आप अपने देश में इम्प्लीमेंट कीजिए, और फिर देखिए आप भी हमारी तरह जो है, आपका कल्चर जो सब्जेक्टिव से धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो उनकी ऑब्जेक्टिविटी की परिभाषा अपने स्पेसिफिक कल्चर से आई और उसको उन्होंने हम पे इम्प्लांट किया। तो बेसिकली पॉलिटिकल कल्चर का जो एक कॉन्सेप्ट की जो मार लगी थी हमें, वो आज तक हम फील करते हैं। और इसकी वजह से जब हम कंपैरिजन करने जाते हैं तो कंपैरेटिव करने वाले पॉलिटिकल साइंटिस्ट पहले से ही प्रियोरी बायस हो जाते हैं। उस बायस के प्रति हमें सजग होना है, मुझे ऐसा लगता है।
थैंक यू दोस्तों।